वेलकम टू स्टूडेंट्स। आज हम लोग बात करेंगे ट्रांसपोर्टेशन के बारे में। ट्रांसपोर्टेशन हमारा लाइफ प्रोसेस चैप्टर का यानी इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है। ठीक है, इसको आज हम लोग क्लियर करेंगे ट्रांसपोर्टेशन को। ट्रांसपोर्टेशन में दो टाइप में ट्रांसपोर्टेशन इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि एक जो ट्रांसपोर्ट होगा प्लांट में होगा, प्लांट के अंदर मिनरल्स का ट्रांसपोर्ट होगा, वाटर का ट्रांसपोर्ट होगा, वो हमने देखना है। उसके बाद और क्या है, हमारे अंदर जो ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है, तो हमारे अंदर जो ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है तो उसको हम लोग वो बुलाते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम। ठीक है, तो इसी टॉपिक में ट्रांसपोर्टेशन में दोनों ही है। सर्कुलेटरी सिस्टम जो कि हम लोग में ह्यूमन में होता है या एनिमल में होता है, और उसमें हमको प्लांट में क्या पढ़ना है, ट्रांसपोर्टेशन। ठीक है, तो आज हम लोग क्लियर करते हैं जो हमारा लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, उसको क्लियर कर लेते हैं। आइए बढ़ते हैं हमारे चैप्टर की ओर, देखते हैं क्या है ट्रांसपोर्टेशन। वर्ड से ही आपको लग रहा होगा कोई चीज का ट्रांसपोर्ट हो रहा हो, यहाँ से एक जगह से दूसरी जगह जा रहा हो। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यही आपको फर्स्ट मीनिंग आपको यहाँ पता चल रहा होगा ट्रांसपोर्ट के बारे में, एक जगह से दूसरी जगह जाना, वही ट्रांसपोर्ट कहलाता है। तो देखते हैं, तो ट्रांसपोर्ट में हमने पढ़ना है द सर्कुलेटरी सिस्टम इन आवर बॉडी। ट्रांसपोर्टिंग सिस्टम इज अ मस्ट एज फूड, हार्मोन्स, गैसेस एटसेट्रा। हमारे बॉडी में जो ट्रांसपोर्टिंग सिस्टम है, इसमें क्या है कि हार्मोन और क्या ऑक्सीजन और गैसेस बोलते हैं, ऑक्सीजन नहीं बोलते। गैसेस बोलेंगे तो कार्बन CO2 और O2 दोनों आ जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन दोनों आ जाएगा। तो मैं क्या बोल रहा था कि हमारे बॉडी में न्यूट्रिएंट्स का यानी फूड का, उसके बाद गैसेस का, हार्मोन का ट्रांसपोर्ट करने के लिए हमारे शरीर में एक सिस्टम है, उसको कहते हैं ट्रांसपोर्टिंग सिस्टम। हमारा फूड कहाँ हुआ, एब्जॉर्प्शन हमारे इंटेस्टाइन में हुआ। ठीक है, अब उसको पूरा बॉडी को तो चाहिए, हर सेल को फूड चाहिए, हर सेल को न्यूट्रिशन चाहिए लाइफ सरवाइव करने के लिए, जिंदा रहने के लिए, ATP बनाने के लिए। हर सारे सेल्स को ऑक्सीजन चाहिए एरोबिक रिस्पिरेशन करने के लिए। मैंने बताया था ना एरोबिक रिस्पिरेशन हमारा जो चैप्टर था, तो एरोबिक रिस्पिरेशन में क्या हो रहा था, ऑक्सीजन जा रहा था। हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या हो रहा था, हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम में एब्जॉर्प्शन होने के बाद एसिमिलेशन ऑफ फूड मैंने बताया था, तो वो सेल तक तो ग्लूकोज का जाना होगा ना। तो ग्लूकोज जब सेल तक जाएगा और ऑक्सीजन जाएगा, तो ऑक्सीजन आया कहाँ से, यहाँ से नोस्ट्रिल से हमारा गया था, ट्रेकिया से गया था, लंग्स में गया था, लंग्स में एल्वोलाई में एक्सचेंज हुआ था गैसेस का। जब एक्सचेंज हुआ तो उसके बाद वो फिर ब्लड में गया था, ब्लड में जाने के बाद फिर वो ब्लड क्या करेगा, सारे सेल्स तक पहुंचाएगा। आ रही बात समझ में, तो सारे सेल्स तक पहुंचाएगा, तो वो कैसे पहुंचाएगा, तो ट्रांसपोर्ट ही ना करेगा, तो ट्रांसपोर्ट कर रहा है। ठीक है, फूड ट्रांसपोर्ट कर रहा है, सारे सेल्स तक ATP सारे सेल तक फूड पहुंच रहे हैं, ग्लूकोज पहुंच रहे हैं, सारे सेल तक सेल्स तक गैसियस पहुंच रहे हैं। ठीक है, सारे सेल के पास हार्मोन की भी बहुत जरूरत है। तो हार्मोन के बारे में तो हमने अभी तक नहीं पढ़ा, लेकिन फूड के बारे में और गैसेस के बारे में हमने पढ़ा। तो हार्मोन का तो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन चैप्टर में होगा, तो वहां पढ़ेंगे हार्मोन के बारे में। तो हार्मोन का भी बहुत बड़ा रोल होता है, बहुत नैनो अमाउंट में हार्मोन होता है, बहुत छोटा अमाउंट में, ट्रेस अमाउंट में हार्मोन के बहुत सारे फंक्शंस है हमारे बॉडी में। ठीक है, बहुत तरह के हार्मोन है, सारे हार्मोन के बारे में देखेंगे, सारे फंक्शंस हम लोग देखेंगे। तो यहाँ हम बात करते हैं, तो अब यही सारी चीजों का हमारे शरीर में फूड का, हार्मोन का, गैसेस का ट्रांसपोर्ट करने के लिए हमारे बॉडी को एक सिस्टम चाहिए, और वो सिस्टम क्या कहलाता है, हमारा ट्रांसपोर्ट सिस्टम कहलाता है। ठीक है, नीड टू बी ट्रांसपोर्ट टू ऑल बॉडी सेल, सारे को सब बॉडी सेल में पहुंचाना है। फॉर दिस वी नीड टू हैव सम सिस्टम दैट कैन ट्रांसपोर्ट दिस थिंग वन पार्ट द बॉडी टू अदर पार्ट। एक शरीर के एक पार्ट से लेके दूसरे पार्ट्स तक इन सारी चीजों को पहुंचाने की जरूरत है। क्यों, ताकि सारे सेल्स क्या होगा सारे सेल्स को क्या होगा, सारे सेल ATP बना पाएंगे, एनर्जी बना पाएंगे, जिंदा रह पाएंगे। अगर ऐसा ना होता तो क्या होता, अगर लंग्स ऑक्सीजन ले रहा तो लंग्स क्या करता, अपना ऑक्सीजन खुद रख लेता। हमारा इंटेस्टाइन अपना एब्जॉर्प्शन कर रहा है, तो वो सारे न्यूट्रिएंट्स इंटेस्टाइन ही रख लेता, हमारे सारे बॉडी को मिल पाता
नहीं मिल पाता। ऑक्सीजन हमारे सारे बॉडी को मिल पाता, नहीं मिलता। तो सारे सेल कैसे एटीपी बनाते? तो इन सब को ले जाने का काम जो कर रहा है वो ब्लड कर रहा है। इन सब का ट्रांसलोकेशन जो कर रहा है, एक जगह से दूसरे पूरे शरीर में इसको घुमा रहा, पूरी बॉडी में इसको रोटेट करवा रहा, ये काम कौन कर रहा है? हमारा ब्लड कर रहा है। ठीक है, तो हम बात करते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम पे। देयर आर टू टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम। तो पहला है ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, ये ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम हो गया, ठीक है। और दूसरा है लिम्फेटिक सिस्टम, ठीक है। तो आप दोनों को पढ़ेंगे हम लोग, लेकिन पहले ब्लड को हम लोग क्लियर कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग लिम्फेटिक सिस्टम को क्लियर करेंगे, ठीक है। इसको मैं इरेज करूं, आप लोग अगर कुछ लिखना उखना चाह रहे हैं तो लिख सकते हैं। उसके बाद हमारा सबसे मेन टॉपिक, सबसे पहला टॉपिक ब्लड को मैं क्लियर करता हूँ। चलिए मैं इसको इरेज कर रहा हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले बात करेंगे हम लोग ब्लड के बारे में। तो ब्लड क्या है? ठीक है, ब्लड क्या है? ब्लड किसी एक चीज से मिलकर नहीं बना है। ब्लड बस कोई एक चीज नहीं है। ब्लड का मतलब अभी आपको पता चलेगा क्या क्या है। तो ब्लड को दो टाइप में बांटा गया है। इस ब्लड को कितने टाइप में बांटा गया? दो टाइप में। दो टाइप में जो पहला टाइप होगा, पहला टाइप में प्लाज्मा को रखा गया। अच्छा, हाँ, प्लाज्मा को रखा गया। ब्लड को दो टाइप में बांट दिया गया है, दो टाइप में बांट दिया गया है, एक प्लाज्मा, दूसरा सेल्स। अब यहाँ पे सेल्स बोलिए, कॉर्पस्कल्स बोलिए, या फिर आप फॉर्म्ड एलिमेंट बोलिए, तीनों आपको कहीं भी मिलेगा। तो ये नहीं सोचना कि सर सेल बोले थे यहाँ फॉर्म्ड एलिमेंट लिखा है या फिर यहाँ पे कॉर्पस्कल्स लिखा है, ठीक है। तो आप सेल्स बोलिए, कॉर्पस्कल्स बोलिए या फॉर्म्ड एलिमेंट बोलिए। तो आपको अब यहाँ पे क्या देखिए, सबसे पहले ये जो आपका ब्लड है, ये ब्लड है, ठीक है, ये इसके अंदर पूरा ब्लड है। ये जो ब्लड है बाबू, ये जो आपको ब्लड दिख रहा है, इस ब्लड में है क्या? इस ब्लड में आपको देखिए क्या है, ये ब्लड जो आपको सबसे पहली बात ऐसा दिख रहा है ना, तो इसमें कुछ नहीं है। अगर इसको ब्लड को अलग किया जाए, या इतना छोटा सा अच्छा, चाय छानने वाला छन्नी होता है ना, वही छन्नी क्या होता है, चाय जब उसमें डालते हैं तो चाय का जो चाय पत्ती होता है, टी होता है, वो ऊपर रह जाता है, बाकी लिक्विड सब्सटेंस नीचे आ जाता है। तो जो नीचे आ गया, उसी कॉन्सेप्ट से आप यहाँ समझिए कि उसी तरह अगर आप ब्लड को छानेंगे, उसका जो छन्नी होगा काफी छोटे छोटे, उसमें मतलब उससे सेल्स ना जा सके। इसमें इस छन्नी से क्या हो गया, सेल जो है नीचे ना जा सके, सेल क्या हो, ऊपर ही रह जाए। तो जब सेल ऊपर रह जाएगा तो इसको छानेंगे हम यहाँ पे ब्लड को। जब छानेंगे इस ब्लड को, तो नीचे जो आ जाएगा हमारा, नीचे जो आ जाएगा वो हो जाएगा प्लाज्मा। अब ऊपर जो बच जाएंगे, अब जो नहीं छनेगा, जैसे चाय पत्ती में क्या होता है, चाय पत्ती नहीं छनता है ना, तो ऊपर जो बच जाएंगे वो सेल बच जाएंगे। आई बात समझ में? यानी आप जब ब्लड को छनेंगे तो नीचे जो आएगा वाटर रहेगा, वो पूरा कंप्लीटली वाटर होगा, वही वाटर प्लाज्मा हो गया। ये येलोविश लिक्विड होता है। कैसा होता है? येलोविश, येलो कलर का होता है, ठीक है, येलोविश लिक्विड होता है, मतलब कंप्लीटली येलो नहीं होता। येलोविश मतलब हल्का व्हाइट टाइप का मिला जुला हुआ, तो उस तरह से येलोविश आता है, ठीक है। तो वो हो गया प्लाज्मा, जो छन गया नीचे, वाटर वाला सब्सटेंस जो हो गया ब्लड में वो। अब जो नहीं छना है, वो जो ऊपर प्रेजेंट रह गया, वो सेल है। वो क्या है? सेल्स है, वो सेल्स है, ठीक है, ये सेल्स है। अब ये सेल जो है, तो अब ये जो प्लाज्मा है, ये हमारे ब्लड में 55% जो है प्लाज्मा होते हैं। आई बात समझ में? और हमारे ब्लड में 45% क्या होंगे? सेल होंगे। आई बात समझ में?
ठीक है, एकदम क्लियर कर रहा हूं मैं, बिल्कुल एकदम ब्रीफली लेके जा रहा हूं, आपको बिल्कुल समझ में आ रहा होगा। अगर आपका कंसंट्रेशन बोर्ड पे है तो आपको बिल्कुल क्लियर समझ में आएगा। ठीक है, ये हमारे सेल्स हो गए, ऊपर जो भी रह गया सेल्स रह गया, नीचे यहाँ पे सेम टू सेम एग्जैक्ट आपने अपने माइंड में बिठा लीजिए कि चाय, चाय आपको दिखता है कैसा है, अपने चाय का जो रंग है, जो कलर है, वो अपने जो भी कलर हो, फेस कलर का दिखता हो या फिर चॉकलेट कलर का लग रहा हो या कॉफी, तो वो जो चाय आपको दिख रहा है, अगर मान लीजिए उसमें चाय पत्ती है, वो नीचे है बैठा हुआ है, आपको दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। लेकिन जब आप उसको छानते हैं तो आपको दिखता है ना। आप चाय जब छानने पे चाय पत्ती ऊपर रह जाती है तो नीचे चाय रहता है, तो आपको दिखता है ना। सेम उसी तरह है, ये ब्लड में, ये प्लाज्मा में आरबीसी का सेल मिला हुआ रहता है, घुला हुआ रहता है। ठीक है, उसी के अंदर, अच्छा पर उसके अंदर सेल्स मिले हुए रहते हैं और ये प्लाज्मा अलग हो जाए। जब उसको हम छानेंगे तो इस तरह से दिखेगा। तो अब इस प्लाज्मा में, अच्छा इसको मैं मिटा देता हूं। अब इस प्लाज्मा में क्या है, अच्छा प्लाज्मा की बात बाद में करते हैं, पहले सेल्स की बात करते हैं। सेल्स में क्या है, इसमें दो टाइप के सेल्स होंगे, यानी इसमें दो टाइप के सेल्स क्या होंगे, एक आरबीसी होगा, ठीक है। अच्छा इसमें तीन टाइप होंगे, एक आरबीसी होगा, एक डब्ल्यूबीसी होगा और एक प्लेटलेट्स होंगे। आई बात समझ में? आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट, तो नाम में ही सारी चीजें हैं। आरबीसी का मतलब रेड बी से ब्लड सेल्स, रेड ब्लड सेल। डब्ल्यूबीसी का व्हाइट ब्लड सेल, व्हाइट ब्लड सेल्स। इसका प्लेटलेट्स को प्लेटलेट्स ही बुलाएंगे, ठीक है। अच्छा आरबीसी का दूसरा नाम भी है, आरबीसी का नाम है इरिथ्रोसाइट। अच्छा मैं आरबीसी का दूसरा नाम क्या है, इरिथ्रोसाइट, ERI साइट। स्पेलिंग में थोड़ा सा मुझे गड़बड़ लग रहा है, यहाँ वाई होना चाहिए। अच्छा देख लेता हूँ स्पेलिंग क्या है। सही था हमारा ये स्पेलिंग इरिथ्रोसाइट का, ठीक है। तो इसको इसका दूसरा नाम क्या है, इरिथ्रोसाइट रेड ब्लड सेल का। इसका नाम क्या है व्हाइट ब्लड सेल का, ल्यूकोसाइट, ठीक है। इसका नाम है प्लेटलेट का दूसरा नाम है थ्रोम्बोसाइट। आरबीसी का दूसरा नाम इरिथ्रोसाइट, डब्ल्यूबीसी का दूसरा नाम ल्यूकोसाइट और प्लेटलेट्स का दूसरा नाम थ्रोम्बोसाइट, ठीक है। ये आपको नाम याद रखने हैं। कहीं पे अगर इरिथ्रोसाइट लिख दे तो कंफ्यूजन नहीं रखना है, डायरेक्ट बोलना है कि वो आरबीसी है, रेड ब्लड सेल है। अगर ल्यूकोसाइट बोलेगा आपको तो आपको ये कंफ्यूजन नहीं रखना है, इसको आपको बोलना है डब्ल्यूबीसी ल्यूकोसाइट, ठीक है। थ्रोम्बोसाइट बोलेगा तो वो प्लेटलेट्स बोलेंगे, ठीक है। ये सेल्स का मतलब बॉडी का सेल नहीं है बाबू, ब्लड का सेल है। ब्लड में जो प्रेजेंट है ब्लड सेल, मैं लिख देता हूँ नहीं तो आप कंफ्यूज ना कर जाओ। ब्लड सेल्स, ठीक है। अब इधर जो प्लाज्मा है, ये प्लाज्मा कुछ नहीं है, इस प्लाज्मा में 90% जो होता है, 90% जो होता है वो वाटर होता है, ठीक है। अब इस प्लाज्मा में क्या होगा, वाटर होगा, ग्लूकोज होगा, इसी तरह ट्रांसपोर्ट कर रहा है ब्लड, इसी ग्लूकोज का ना। इसमें फिर क्या होंगे, आयंस होंगे, और इसमें क्या होगा, प्रोटीन होगा, और क्या होगा, एमिनो एसिड्स होंगे, ठीक है। और कुछ होगा, इलेक्ट्रोलाइट्स होंगे। अच्छा आयंस लिख दिया ना, सब उसी में आ जाएगा। तो ये हमारा ब्लड है। ब्लड को आपको क्लियरली इतना समझ में आना बहुत जरूरी है ब्लड के बारे में।
ये जो हमारा ब्लड है, मैं क्या बोला अभी तक, मैं बोला ब्लड में प्लाज्मा 55%, ब्लड में सेल्स कितने होते हैं 45%। सेल्स में कौन कौन टाइप के सेल्स है, तो आरबीसी है, डब्ल्यूबीसी है, प्लेटलेट्स है, ठीक है। और प्लाज्मा में क्या है, 90% तो उसमें वाटर ही है, उसमें ग्लूकोज है, आयंस है, प्रोटीन है और अमीनो एसिड्स है। अब सारे चीजों को ब्रीफली पढ़ेंगे, एक एक करके पढ़ेंगे। प्लाज्मा क्या है, प्लाज्मा, आरबीसी क्या है, डब्ल्यूबीसी क्या है, प्लेटलेट्स। अच्छा एक चीज और, तो ये आरबीसी जो होता है ना, आरबीसी कुछ नहीं है, आरबीसी सेल जो इस तरह का सेल होता है, ठीक है, ये डिस्क शेप का। हाजमोला देखा आपने, हाजमोला वो कैसे होता है, अंदर की तरफ से इसी दबा पर ऐसे दबा रहता है, ऐसे दबा रहता है। तो उसमें क्या होता है, हाजमोला टेबलेट में क्या होता है, दवा होता है जो ऐसे टेबलेट की तरह होता है, दवा होता है अंदर की तरफ से, सेम टू एज लाइक उसी तरह का आरबीसी सेल होता है। हाजमोला एकदम बीच में दवा होता है और साइड से पूरा सर्कुलर टेबलेट की तरह होता है, तो उसी तरह ये बीच में दवा होता है। ये हमारा आरबीसी का सेल है। इसका शेप जो बोलते हैं, आरबीसी का शेप जो है कैसा है, वो है बाय कनकेव, बाय कनकेव डिस्क शेप, बाय कनकेव डिस्क शेप, ठीक है, बाय कनकेव डिस्क शेप है ये। अगर मैं ऐसे काटूं बीच से इसको, तो इस टाइप का स्ट्रक्चर बनेगा, नहीं बनेगा, बनेगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए कर्व टाइप का है ना, ये बीच वाला जो पोर्शन, यहाँ भी कर्व टाइप का है, ये हमारा सर्कुलर होगा। अगर मैं इस तरह से लॉन्गिट्यूडनल काट दूं, अगर इसको मैं ऐसे पलटा दूं, तो ये आपको ऐसा दिखेगा, कैसे दिखेगा। तो बाय कनकेव, बाय कनकेव क्यों बोल रहा हूं, तो ये आपको दिख रहा है ना कनकेव की तरह, एक कनकेव, दो कनकेव। कनकेव इस तरह से होता है ना, जब इधर से पॉलिश किया होता है मिरर में, लेंस में, ठीक है, कनकेव लेंस में ऐसे ही होता है, सॉरी कनकेव मिरर में ऐसा ही होता है अंदर की तरफ से। तो इधर से भी केव बना हुआ, केव मतलब गुफा होता है, देख लो गुफा की तरह ही है, इधर से भी बना हुआ है। तो बाय बाय मतलब दो हुआ, इसका मतलब दो हुआ, कनकेव मतलब ये वाला हो गया गुफा टाइप का, तो एक इधर से एक इधर से, तो बाय दो का मतलब बाय कनकेव और डिस्क शेप का, ठीक है, बाय कनकेव डिस्क शेप का। ये डिस्क है ना, डीवीडी प्लेयर में जो आप डालते हैं सीडी वगैरह, तो वो उस टाइप का डिस्क शेप का, ठीक है। बाय कनकेव डिस्क शेप हमारा क्या है, आरबीसी। अब रही बात, हमारा ब्लड रेड कलर का दिखता है, तो रेड कलर का हमारा ब्लड जो दिखता है वो हीमोग्लोबिन के कारण। तो अभी इसी आरबीसी का सेल में, ये आरबीसी सेल में हीमोग्लोबिन बहुत सारे हैं। अब बहुत सारे हीमोग्लोबिन है, तो ये आरबीसी का कलर इसी वजह से, ये पूरे आरबीसी का कलर जो है वो कैसा दिख रहा है आपको, पूरे आरबीसी का कलर रेड दिख रहा है। देखो मैंने रेड ही बनाया था, यहाँ ब्लू बन गया। अब इस आरबीसी के कारण ये कैसा कलर दिख गया आपको, रेड कलर का। अब रेड कलर का क्यों दिख रहा है, क्योंकि इसमें क्या प्रेजेंट है, हीमोग्लोबिन, ठीक है, इसमें क्या प्रेजेंट है, हीमोग्लोबिन। ये डिस्क शेप जो है आपको दिख रहा है आरबीसी, इसके अंदर क्या प्रेजेंट है, हीमोग्लोबिन। तो इसी हीमोग्लोबिन की वजह से ये आपको कैसा दिख रहा है, रेड कलर का दिख रहा है, क्योंकि हीमोग्लोबिन का कलर रेड होता है। और हीमोग्लोबिन किसका बना होता है, आपके जैसे पालक खाते हो आप, पालक में आयरन होता है, पालक खाने से, ठीक है, आयरन प्लस ग्लोबिन प्रोटीन, प्रोटीन का नाम क्या है, अच्छा आयरन प्लस प्रोटीन, दोनों मिलते हैं ना तो बनता है हीमोग्लोबिन, और उस प्रोटीन का नाम है ग्लोबिन प्रोटीन, ठीक है। और आयरन का जो ग्रुप है उसको बोलते हैं हीम ग्रुप, हीम ग्रुप का आयरन होता है, ठीक है, हीम ग्रुप का आयरन होता है।
तो ये हीम और ये ग्लोबिन, हीमोग्लोबिन। तो ये आयरन का, ये आयरन जो है हीम ग्रुप है, ऐसे ही होगा, ये हीम और ये ग्लोबिन, तो हीमोग्लोबिन। और इस प्रोटीन का नाम क्या है? ग्लोबिन प्रोटीन, ग्लोबुलिन प्रोटीन। वही ग्लोबुलिन प्रोटीन यहाँ मिल गया आयरन के साथ। आयरन का जो कैरेक्टर है वो हीम का है, तो हीमोग्लोबिन। तो आप अगर आपके शरीर में हीमोग्लोबिन की कमी है तो आप पालक खाइए, उसमें आयरन ज्यादा होता है, और दाल खाइए उसमें प्रोटीन ज्यादा होता है। ठीक है, आपका ब्लड हीमोग्लोबिन बन जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा हीमोग्लोबिन हो गया, जिसकी वजह से ब्लड का कलर रेड है। अब रही बात कि जब WBC भी है ब्लड में, तो ब्लड व्हाइट क्यों नहीं दिख रहा? तो भैया कैसे दिखेगा? आप अगर चाय पत्ती में आपका चाय का कलर आ गया, पूरा चाय का कलर आ गया, तो आपको चीनी का कलर पता चल रहा है? नहीं पता चल रहा। अच्छा, चीनी का कलर भी तो थोड़ा सा कलरलेस होता नहीं चलेगा। अच्छा, चाय पत्ती दिखता है आपको? नहीं दिखता है। क्यों नहीं दिखता है? क्योंकि ऊपर से पूरा कलर चाय का कलर हो गया, चाय पत्ती की तो काला कलर का हो गया, तो वो नीचे बैठा होता तब भी नहीं दिख रहा। लेकिन ऐसे आप मानो ये एक कंटेनर है, इसमें मैंने डाल दिया RBC, रेड ब्लड सेल, रेड ब्लड सेल। अब इसमें है प्लाज्मा भी, प्लाज्मा भी इसी में है, प्लाज्मा भी क्या है? इसी में बुला हुआ प्लाज्मा ही, प्लाज्मा और RBC। अब इसके अंदर ये WBC डाल दिया। अब ये आपको कैसा कलर का दिख रहा है? आप अगर इसको देखोगे दूर से तो रेड ही ना बोलोगे बाबू। क्यों बोलोगे रेड? क्योंकि इसमें पूरा कलर लाल का ही दिख रहा है। तो व्हाइट का क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि सेल्स कम है ना, WBC के सेल कम होने की वजह से जिसका नंबर ज्यादा है वो अपने आप को शो कर रहा है, जिसका नंबर ज्यादा है उसी कलर का दिख रहा है। इसीलिए आपको ब्लड का कलर कैसा दिख रहा है? रेड दिख रहा है। आई बात समझ में? चलिए, अब मुझे उम्मीद करता हूँ ये सारी बातें आप लोग को आ रही होगी। ठीक है, और ये अब सारी चीजों को डिटेल बाय डिटेल पढ़ते हैं, प्लाज्मा को, RBC को, WBC को। अच्छा, एक चीज और रह गया, अच्छा हुआ याद आ गया। ये क्या रह गया? प्लाज्मा में दो और चीज रहते हैं, दो और चीज रहते हैं, फाइब्रिनोजेन, फाइब्रिनोजेन। ठीक है, और दूसरा क्या रहता है? प्रोथ्रोम्बिन। और ये दोनों ही क्या है पता है? ये दोनों ही क्या है? ये है ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर। ये ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर, स्पेलिंग गलत हो गया इसका। फाइब्रिनोजेन। तो प्लाज्मा में हमारा ये दो चीज जो आपको कंपोनेंट दिख रहे हैं, फाइब्रिनोजेन और प्रोथ्रोम्बिन, ये ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर है। ये ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर क्या होता है बाबू? आपका कहीं भी हाथ में मेरा इंजरी हो गया, तो इंजरी होने के बाद 1 से 2 मिनट 3 मिनट के अंदर वो ब्लड फ्लो करना बंद हो जाता है। क्यों बंद हो जाता है फ्लो करना? क्योंकि इसलिए बंद हो जाता है क्योंकि ब्लड क्लॉट करने लगता है, ऊपर में क्लॉट करने लगता है। क्लॉट करने की वजह से अंदर क्या होता है, फिर बाहर ब्लड नहीं आ पाता, यहाँ पे जम जाते हैं। तो वो जो क्लॉट हो रहा है, अगर ब्लड क्लॉट नहीं होता तो आपको क्या लगता है? आपका जरा सा भी कहीं पर हल्का सा कांच लग जाता, आपके बॉडी से सारा ब्लड पास आउट हो जाता। आ रही बात समझ में? तो ब्लड का फ्लो होता ही रहता। उसी तरह उसी को रोकने के लिए, और इंसान क्या होता, ब्लड डेड कर जाता। तो उसी टाइप का एक डिजीज भी है बाबू, जिस डिजीज का नाम है हीमोफीलिया डिजीज। ठीक है, हीमोफीलिया डिजीज में क्या होता है कि ब्लड क्लॉट नहीं करता। ठीक है, हीमोफीलिया डिजीज में क्या होता है? ब्लड क्लॉट नहीं करता। ब्लड क्लॉट नहीं करता, वो ब्लड क्या होता है कि मतलब कि विटामिन के की कमी से होता है, या जहां पे इंजरी हुई उसको आप कितना भी रोक लो वो ब्लड नहीं रुकेगा, और वो ब्लड पास आउट होता जाएगा तब तक होगा कि जब तक बॉडी का ब्लड खत्म
नहीं होगा। ठीक है, अब हमारा ब्लड क्या है, अब हमारा ब्लड क्या है कि बॉडी से जब खत्म हो जाएगा तो इंसान की ऑटोमेटिक डेथ हो जाएगी। ठीक है, तो ब्लड का क्लॉट होना बहुत जरूरी है। बस यही दोनों नहीं है, और भी फैक्टर मिलके काम करते हैं। जब ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर पे हम लोग आएंगे ना तो ब्रीफली बात करेंगे, लेकिन अभी हमने फाइब्रिनोजेन और प्रोथ्रोम्बिन को पढ़ना है। तो फाइब्रिनोजेन और प्रोथ्रोम्बिन क्या है, ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर है। ये आपका ब्लड को क्या करेगा, ब्लड को क्लॉट करेगा। तो तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं बाबू। अब तो क्या कि रमजान आ गया, लॉकडाउन भी है, तो फास्टिंग की वजह से प्यास लग जाएगी, पानी नहीं पीना। ठीक है, तो मिलते हैं अगले लेक्चर में। वैसे अभी टाइम हो रहा है मॉर्निंग का 4 बज रहा है, 4 o'clock हो रहा है। तो बाकी अब मिलते हैं, इसी टाइम में मिलेंगे और कल मिलते हैं। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, और अभी जो अभी घर में रहिए, घर में से बाहर नहीं जाना लॉकडाउन का, इसलिए लॉकडाउन की वजह से घर में नहीं रहना है, वायरस के डर से रहना है। वायरस बहुत ही खतरनाक है बाबू, इसका इलाज नहीं आने का, और ये लॉकडाउन तब तक चलेगा जब तक इलाज ना आ जाए। ठीक है, और इस कंडीशन में आप लोग घर पे रहिए, घर पे रहेंगे, सेफ रहेंगे, किसी से बाहर नहीं मिलना है, किसी तरह से कुछ नहीं करना है। बहुत ही, और आपके लॉकडाउन की वजह से यहाँ वीडियो भी बन रहा है, क्लास भी चल रहा है, तो इस कंडीशन में आपको बिल्कुल सेफ रहना है, घर से बाहर बिल्कुल नहीं निकलना है, पढ़ाई करना है घर में ही। और आप भी बोर हो रहे होंगे, वो मैं समझता हूँ कि आप भी बोर हो रहे होंगे घर पे, तो सब बोर हो रहे हैं बाबू, लेकिन जान से प्यारा कुछ नहीं है। और जान भी क्या, ये बहुत ही खतरनाक इसलिए कि इसमें काफी वेंटिलेशन पे आपको रखा जाएगा, ब्रीथिंग में बहुत दिक्कत होगी, बहुत ही ज्यादा दिक्कत होती है ब्रीथिंग में, पंप डाल के ब्रीथिंग करना पड़ता है डॉक्टर को, इतनी ज्यादा इतनी ज्यादा दिक्कत हो जाती है, पंप से ब्रीथिंग करवाता है जबरदस्ती। तो इस तरह से दिक्कत हो जाती है, लंग्स को पूरा डिस्टर्ब कर देता है, लंग्स को पूरा कोलैप्स, गैसियस एक्सचेंज नहीं होने देता। आई बात समझ में? तो इसीलिए बाबू बता रहा हूँ आपसे, क्या कहते हैं, रिक्वेस्ट है कि आप लोग घर से बाहर ना निकले, घर में ही पढ़ें। और अच्छा मैं बताऊँ, मैं भी अभी बहुत दिनों से घर से नहीं निकला हूँ, यहीं पे वीडियो बनाना, यहीं पे पढ़ाना। तो आप लोग भी सेफ रहें, पढ़ाई करें, घर पे रहे, सब चीज करें। ठीक है, सारे एंटरटेनिंग काम करें, लेकिन बशर्ते पढ़ाई भी जरूर करें, इसको भी लेके साथ में चले। ठीक है, इससे बहुत हेल्प, आपका आगे का दिक्कत नहीं होगी। अब मान लीजिए कि एग्जाम का टाइम आ जाएगा तो आपका पढ़ा हुआ नहीं रहेगा तो काफी दिक्कत हो जाएगी। तो आप इसको क्या करेंगे, अपना रूटीन बना के रखेंगे तो क्या होगा, आपको पढ़ने में आसानी होगी, आपको एग्जाम देने में आसानी होगा। ठीक है, मिलते हैं हम लोग अगले अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बाय, और अपना ख्याल रखिए। थैंक यू।